जी क्या? हाँ हाँ कोई नहीं, आराम से, कोई चक्कर नहीं। बहुत सारे बच्चे ना हमें ये सवाल पूछते हैं, हम आंसर राइटिंग कैसे करो। ये ऐसे पेन है, इसको ऐसे पकड़ो और लिखना शुरू करो। मुझे कभी कोई ये नहीं पूछेगा गाइस कि आंसर राइटिंग कैसे शुरू करनी है, ठीक है। आंसर राइटिंग का मुद्दा बस इतना होता है कि पेन उठा के बस शुरू कर दो, और विद टाइम आप लोगों को खुद इम्प्रूवमेंट्स लिखने लग पड़ेंगी। जैसे मैंने कल ही लेक्चर में आप लोगों को बताया था, आप फर्स्ट डे परफेक्ट आंसर कभी भी नहीं लिख सकते। इट विल नेवर बी अ डे कि आप लोगों का परफेक्ट आंसर हो। फर्स्ट डे पता है आप लोग कैसा आंसर लिखोगे? 99% ऑफ पीपल विल स्टार्ट राइटिंग लाइक दिस। और उसमें भी पता है क्या होगा? उसमें भी फॉर्चुनेटली हमारे पास लाइनें वाली आपकी एक बुक होगी, और बिल्कुल यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे ख़त्म करेंगे। एक्चुअली मुझे ऐसे नहीं बनाना चाहिए। इसका और एक और परफेक्ट तरीका है कि ये भी हम पूरा यूटिलाइज करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ये तो मुझे आदत पड़ गई है ना, तब मैंने ऐसे किया है। आपका फर्स्ट आंसर हमेशा ही ऐसे होगा, फिर ग्रेजुअली यू विल इम्प्रूव। फिर शायद आपको मार्जिन्स का याद आ जाए। दूसरी बार ऐसे होगा। ये तीसरी बार हो सकता है आप लोगों का आंसर, शायद हो सकता है वो भी, ठीक है। ये फोर्थ टाइम हो सकता है हम लोगों का, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन भी लिखी है, डायग्राम्स भी बनाए हैं, फ्लो चार्ट भी बनाए गए, इस बॉडी भी लिखी है और कंक्लूजन भी लिखा है। अब एज एन, अगर आप एग्जामिनर किसी का आंसर चेक कर रहे हो, एज एन एग्जामिनर, ठीक है, एज एन एग्जामिनर अगर आप देखोगे तो आपको कौन सा ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा गाइस, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि तीसरी चौथी में आपने सिर्फ एक डायग्राम्स बनाने शुरू किए हों, और जैसे ही आप लोग एडवांस पे पहुंचोगे गाइस, आपका शायद डायग्राम ज़्यादा हो जाए, फ्लो चार्ट्स ज़्यादा हो जाए। दिस इज़ अ ग्रेजुअल अप्रोच। पर अगर आप लोग एज एन एग्जामिनर हो तो सबसे ज़्यादा नंबर किसको दोगे? अगर तो आप कर रहे हो स्कूल गोइंग बच्चे के या कॉलेज गोइंग बच्चे के चेक, तो आप सबसे ज़्यादा नंबर यहीं पे ही दोगे, है ना। द मोर यू डू, द लेंथ यू हैव। यार दिलबीर जी, अच्छा, किस में पढ़ा है? ओरिएंटेशन, ठीक है। आज और भी सुस्ते हैं हम, बस कल से ठीक हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा माफ़ करना।
हाँ जी, ऑनलाइन गाइस। यस, रेनू, पल्लवी बच्चे एंड मनीषा, आप लोग भी अपना अपना कैमरास अगर ऑन कर सकते हो दैट वुड बी अ ग्रेट, सो दैट कि हमें भी अच्छा लगेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग गंगेश्वरी बच्चे, राइट। एंड मनप्रीत इज़ नॉट कमिंग, है ना? ठीक है। एज एन एग्जामिनर गाइस, अगर हम लोग फर्स्ट टाइम पता है आंसर्स इसीलिए लिखते हैं ऐसे, क्योंकि हमें स्कूल और कॉलेज की हैबिट्स पढ़ी हैं, कल भी बात की ना, वायरिंग ही ऐसी हुई हुई है हम लोगों की। बट अगर आप लोग कॉन्टिन्यूसली लिख रहे हो ना, कॉन्टिन्यूसली एक दिन में एक क्वेश्चन रोज लिख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड योर गुड थिंग्स। आप अपने आंसर के बीच में ऑटोमेटिकली जो है ना चीज़ें अच्छी देखोगे। और वो अच्छी चीज़ें कैसे देखोगे? जब आप लोग ना गए टॉपर्स की आंसर शीट देखोगे, इसका कोई इलाज नहीं है। हमारे टाइम पे कभी भी किसी आंसर की टॉपर कॉपीज़ हमें कभी नहीं दिखती थी, या इतना ज़्यादा रिसोर्सफुल नहीं होता था जितना आप लोगों के लिए है। हम लोगों का जो प्रोग्राम चलता है ना 365 के अंदर, वहाँ पे हर संडे को हम लोग टॉपर्स आंसर शीट एक जो है शेयर आउट करते ही करते हैं। कुछ नहीं है, सोर्सेज गूगल कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। आप टेलीग्राम जाओ, टेलीग्राम पे भी आपको अबंडेंट आपको आंसर्स मिल जाएंगे जो कि आपके रैंकर्स के हैं, और वो भी फर्स्ट 10 रैंकर्स है ना, आपको 500 to 600 रैंकर्स भी मिल जाएंगे। बट सिर्फ एक टॉपर के ऊपर डिपेंड नहीं करना, क्योंकि माइट भी उनकी अप्रोच डिफरेंट हो गई, उनकी कैटेगरी डिफरेंट हो, तो इन चीज़ों के इन धोखों में मत फंसना प्लीज़। दैट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जितने आपके टॉपर्स हो सकते हैं उन सबके टॉपर्स आंसर शीट में से ना आपको चीज़ें सीखनी है। एंड व्हाट इज़ द बेस्ट वे कि आप ये चीज़ें कर सकते हो? आप ना टॉपर्स आंसर शीट सबसे पहले निकालो, सबसे पहले एक आंसर शीट निकालो, उसके ऊपर ना क्वेश्चन दिया होगा आप लोगों को। यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग दैट सेम क्वेश्चन विदाउट सीइंग द आंसर राइट नाउ। आप लोगों ने जब अटेम्प्ट किया ना उसको, और उसके बाद जस्ट एनालाइज वंस कि यार उसके आंसर में और मेरे आंसर में क्या फ़र्क है। अब ये वाली अप्रोच ना मैं एक्चुअली थोड़े से एडवांस बच्चों के लिए बोल रही हूँ। बिगिनिंग में ना, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, देखो अब उसके केस में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग NCERT से स्टार्ट करते हैं। पता है ये इतनी, मैं हमेशा क्यों बोलती हूँ कि ये अगर देखो, वैसे तो ना हमने आज तक कभी कभी ये बोला नहीं कि आप ना NCERT छोड़ सकते हो, कभी नहीं बोला ये चीज़। यू हैव टू रीड द NCERTs। अगर मैंने कभी NCERTs का प्रोजेक्ट लॉन्च भी किया ना, तो वो मैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए करूँगी। UPSC एस्पिरेंट को ना मैं हमेशा बोलती हूँ एवरी डे कि आप लोगों को NCERT पढ़नी बहुत ज़रूरी है, उसका कोई इलाज नहीं है। यस, वो स्पून फीड नहीं की जा सकती NCERT। आपको मैं एक ना बड़ा ही ज़बरदस्त एक चीज़ बताती हूँ। आज ना आई वॉज गोइंग थ्रू वन थिंग्स, तो ओरिएंटेशन गाइस, दिस इज़ योर ना वन सच थिंग। ये PDF मैं मैम को बोल दूँगी, आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो इस PDF में ना एक तो आप सर्च कर सकते हो, अगर आपको एक्सेल चाहिए एक्सेल मिल जाएगी, जैसे मर्जी कर लो। ये 2023 तक अभी तक अपडेटेड है। तो इसके अंदर ना स्पेसिफिकली आप लोग सर्च पे जा सकते हो उस बटन के ऊपर, और अगर आप कास्ट सिस्टम पढ़ रहे हो ना, तो कास्ट सिस्टम से जितने भी रिलेटेड 2013 से लेकर आज तक क्वेश्चन आए हो ना, आपको पता लग जाएंगे। डिज़ास्टर से रिलेटेड पता लग जाएंगे।
आप ना, मैंने सच में, मैं ना कर नहीं पाई, मैं ना एनसीईआरटीज़ मैंने पढ़ी हुई हैं। तो ना ज्योग्राफी की जब जैसे हमें मैं टीच कर रही थी, तो देयर वाज वन क्वेश्चन कि व्हाट इज़ वनरेबिलिटी, एंड उसने इंडिया को किस तरीके से इम्पैक्ट किया, एंड व्हाट यू थिंक कि क्या सोर्सेज हैं जिससे हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंडिया को ओवरऑल। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना गाइस, somehow it is quite similar to your UPSC mains question. I'm sorry to say this, but this is that important. अगर आप लोगों को ये नहीं पता लग रहा ना, देखो देर आर टू पार्ट्स ऑफ योर प्रिपरेशन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर स्पेसिफिकली फॉर योर आंसर राइटिंग। एक तो बिफोर, सॉरी, दैट इज योर बिफोर, दैट इज योर ड्यूरिंग, and one is your after your answer writing session. बिफोर में क्या है गाइस हम लोगों का, कि हम लोग क्वेश्चन कहाँ से उठाएं। जो एडवांस लेवल पे पहुंच चुके, जिनका मुझे लगता है 1 या 2 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, उनको मैं एडवांस में ले रही हूँ कि 3 सब्जेक्ट्स अगर आपके ऊपर जा रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, PYQ से स्टार्ट कर सकते हो अपनी चीज़ों के लिए। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो कि नहीं यार अभी मेरे को इतना कॉन्फिडेंट नहीं आया, स्टार्ट रीडिंग योर एनसीईआरटीज एंड स्टार्ट ना डूइंग दैट क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटीज। वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ज़बरदस्त है। और जो तुम्हें लगता है कि बहुत ईजी है उनको छोड़ दो, बट जो तुम्हारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं उनको तो ज़रूर देखो। वहाँ पे ना एक्सपेरिमेंट्स भी ऐसे ऐसे होते हैं कि ना आप लोगों को हमेशा के लिए इम्बाइब रह जाते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं वहाँ पे, है ना, कि मैग्नेट को बीच में डाला, मैग्नेटिक फील्ड बन गया, तो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट बताए होते हैं वहाँ पे ना। तो वो चीज़ें अगर हम पढ़ाएंगे गाइस आप लोगों को ना, तो ऑब्वियसली आप याद रखोगे और शायद उसको थोड़ी देर बाद भूल जाओगे। बट उसको एक्टिव लर्निंग की ना आप लोगों ने, उसको उसके बारे में सोचा है कि ऐसे एक्टिविटी की हम लोगों ने क्लासरूम में, उस 6th क्लास में पहुँच के 7th और 8th के अंदर, तो वो चीज़ें आपके अंदर इम्बाइब रहेंगी। इसीलिए यूपीएससी में मैं बोलती हूँ कि एनसीईआरटीज़ पढ़नी बहुत ज़रूरी है, और उनके क्वेश्चंस भी कर लोगे। बिकॉज आई रिसेंटली ना रियलाइज दिस कि हम अगर इसके क्वेश्चंस भी पढ़ लेंगे ना और उसको भी अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे, तो दैट इज़ इनफ। अगर अब वो 6th क्लास का बच्चा कर सकता है तो आप भी तो कर ही सकते हो ना। अगर वो 10th का बच्चा कर रहा है तो यू आर मेच्योर इनफ कि आप भी उसको कर सकते हो अटेम्प्ट, वो मुश्किल नहीं होंगे। बट आपको इतनी हेल्प होगी गाइस कि कल दिन को यहाँ पे आके सेम वर्ड जो है ना, आप लोग इस एक्सेल में आके उसको टाइप करो, फाइंड आउट करो, एंड यू विल फाइंड कि वो कौन से ईयर में आपका क्वेश्चन आया था और क्या आपका रैंक है उसका। सो ये सारी केस स्टडीज, ये तो मुझे लगता है जीएस पेपर 4 है। मुझे लगता है ये ना जीएस पेपर 4 ही दिया कशिश ने, वो देना भूल गया। जीएस पेपर 1 2 3 ये पूरे का पूरा ही है वैसे जो है ना हम लोगों का, ये उसने सिर्फ मेरे को जीएस पेपर 4 डाल के दे दिया, उसको पता नहीं लगा। मैंने नहीं तो दिखाना था आप लोगों को, वनरेबिलिटी वाला मैंने क्वेश्चन देख के रखा था। तो ऐसे सिमिलर हैंड्स के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपको ये नहीं पता लग रहा कहाँ से क्वेश्चन उठाना है, मैंने बता दिया। फॉर द वेरी बिगिनिंग आप लोग एनसीईआरटी से भी स्टार्ट कर सकते हो। एनसीईआरटी के बाद मुझे लगता है दूसरा सीधा आप लोग पीवाईक्यूज पे शिफ्ट कर सकते हो। पीवाईक्यूज के अलावा, हाँ जी, द थर्ड थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब मुझे बताओगे कि थर्ड चीज़ और कौन सी रेलिवेंट है जहाँ से हमें क्वेश्चन उठाने चाहिए। एक और चीज़ होगी इसके अलावा इम्पॉर्टेंट, जो हमें जिसके आंसर्स लिखने होंगे, थिंक अबाउट इट। एक और चीज़, हाँ जी, एनीवन ऑनलाइन, एनीवन ऑनलाइन कैन अनम्यूट एंड प्लीज से। गंगेश्वरी, रेनू, मनीषा, एनीवन?
और क्या हो सकता है? टॉपिक, हाँ टॉपर्स वाला भी वो भी मैंने बताया था कि और टॉपर्स आंसर शीट का ना आप देख सकते हो। ठीक है, टॉपर्स नो, जो शीट थी आंसर शीट उसको, लेट मी राइट डाउन एज ए एस। यस, ये सुपर हाई लेवल वाला आएगा। एक और, एक और, एक और। वो ऐसे है। यस, करंट अफेयर्स, दैट इज रिसेंटली इनटू न्यूज़, वो कहीं पे भी कवर अप नहीं होगा ना ये, जो बिल्कुल रिसेंट है। बिम्स्टैक आ गया या कोई भी ऐसा आपका एजेंडा आ गया, वो कहाँ कवर अप हो रहा है? वो नहीं कवर अप हो रहे। जो आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके ऑलरेडी टॉपिक्स में आपने कन्वेंशनल में पढ़े हुए हैं, उसको आप स्किप कर सकते हो। शायद आपके गवर्नर का टॉपिक चल रहा है और आपने वो अटेम्प्ट किया, वो छोड़ दो। बट इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई ऐसी चीज़ आती है, साइंस एंड टेक में ऐसी चीज़ आ जाती है ना, जो कि आपको लिखनी ज़रूरी है, आपको पता है करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा चल रही है, देन यू हैव टू राइट इट। और उसके क्वेश्चंस निकालेंगे। उसका सोर्स गाइस आप लोग कहीं से भी, आप अपना गूगल से कोई भी आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं बोलूँगी, इफ़ आई एम सेइंग दिस, दिस इज स्टेज 1, दिस इज स्टेज 2, ठीक है, तो दिस इज स्टेज 3, और ये गाइस आप लोग ना स्टेज 4 की तरह लेना। क्योंकि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं ना हम लोगों के, दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि उसमें जब तक आप डाइवर्सिटी भी नहीं डालते ना, तब तक आपको अच्छा नहीं लगता आंसर। तो इसको आप लोग विद टाइम लिखना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर क्लास में जब आपको दिया आंसर लिखने के लिए तब लिख सकते हो आप लोग। बट खुद से एवरी टॉपिक यू कैन नॉट राइट, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। पर अगर आपने ये भी कर लिया ना, तो दैट इज मोर देन एनफ गाइस, मोर देन एनफ, ठीक है। एंड दिस इज द सोर्स वे यू कैन फाइंड योर क्वेश्चंस। कैन यू टेल मी, ड्यूरिंग राइटिंग, जब आप आंसर राइटिंग लिख रहे हो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे आप क्या रिसोर्सेज फॉलो अप करोगे? हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ जी बच्चे, गंगेश्वरी कुछ बोल रहे थे बच्चे? आई नहीं आवाज मुझे। LBM ठीक है। ड्यूरिंग योर आंसर राइटिंग इज, आप लोगों को ना बहुत ही कंटेंटफुल होना पड़ता है, ठीक है। What do I write? इसकी भी ना गाइस बिल्कुल सिमिलर हम लोगों की ना फेजेस होती हैं। जैसे कि यहाँ पे फेज होती है 1 2 3 एंड 4 फेज होता है। इसके अंदर ये फेजेस क्यों होती हैं हम लोगों की, उसका रीज़न जो है ना, आप ये लेके चलो। जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना गाइस, तो हम लोगों का ना एक ना एग्जांपल बताती हूँ। पावर्टी इज रिलेटेड टू हंगर, hunger is related to your malnutrition, malnutrition is to the complete health and wealth or well-being of the nation is impacted, है ना। that can also impact your then your poverty, employment नहीं मिलेगी, देन अगेन एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट नहीं अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज अ सर्कल, ठीक है। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि ना आपको डॉट्स कनेक्ट होंगे आपकी प्रिपरेशन के अंदर।
जब हम लोग ना ज्योग्राफी पढ़ेंगे आप लोगों की, तो आपको ना कुछ रॉक्स दिखाई देंगी, वही सेम रॉक्स आपको ना हिस्ट्री में भी दिखाई देंगी, दे रही हैं जिन्होंने पढ़ा। ठीक है, अब उसके आगे भी आपको ऐसी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी कि हिस्ट्री की चीज़ें आपको पॉलिटी में भी रिफ्लेक्ट आउट होंगी कि उसने उस टाइम पे किया। और ये सर्कल कंप्लीट होते होते ना गाइस, हम लोगों की डाइवर्सिटी आते आते और कनेक्शन ऑफ द डॉट्स बनाते बनाते हमें टाइम लगता है। उस टाइम पे तो सीधे ये होता है कि योर डाइवोर्सेस इज लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग, सीधे ये स्टेटमेंट होती है। अभी हम लोगों के लिए टाइम के लिए शक होता है, उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि हाँ यार, क्योंकि वो हाउस होल्ड अलग हो जाएंगे, अलग कार्स में जाएंगे, अलग किचन मेंटेन करेंगे, अलग घर में रहेंगे, है ना, तो ऑब्वियसली हमारा बर्डन बढ़ेगा हमारी अर्थ के ऊपर। जब हमारी जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। जब तक हमारी ज्वाइंट है तब तक हमारी बहुत सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग जो है हम लोग कम कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें वो विद टाइम आती हैं। वट यू हैव टू राइट ना will improve with time, but do not expect yourself कि आप एकदम से ना बहुत ही अच्छा आंसर लिखने लग पड़ोगे। बट ऐसा है, अगर आपको टाइम हो गया ना, देन यू हैव टू थिंक कि क्या मैं डाइवर्सिटी डाल रही हूँ। नाउ द सेकेंड स्टेप विल बी, क्या मैं डाइवर्सिटी डाल रही हूँ आंसर के अंदर। बिकॉज माइट बी गाइज आप एक आंसर लिख रहे हो करंट अफेयर्स का ही, कुछ भी उन्होंने पूछ लिया, एग्जामिनर के ना दिमाग में एक पॉइंट क्लिक कर रहा है। हर किसी के दिमाग में ना एक टॉपिक आता है ना तो एक ही बात घूमती है। एग्जामिनर सोच रहा है काश वो वाला पॉइंट कोई लिख रहे या ऐसा कुछ कर ले। वो ऐसा बोले, और अगर हमने डाइवर्सिटी डाली हुई है और उसके अंदर वो पॉइंट आ जाता है तो उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी, नहीं यार बच्चे ने ठीक लिखा है। और अगर उसके बियॉन्ड भी लिख दिया तो वो खुश होगा कि यार मेरी सोचनी यहाँ पे नहीं पहुंची, यार कहाँ तक पहुंचा। बट लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू गाइज कि आप लोगों के ना ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बहुत ही उम्दा लोग हैं जो कि आपके आंसर्स चेक कर रहे हैं, तो दे हैव अ वेरी वास्ट नॉलेज। ये ऐसा टक्कर देना बहुत मुश्किल है, उन तक पहुंच भी जाओगे तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। सो ऑलवेज पुट योर हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जितने भी आपके जीएस पेपर 1 2 3 4 के अंदर टॉपिक्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, आपने सभी कुछ यूज़ करना है। इसीलिए द फर्स्ट स्टेप इज़ टू मग अप योर सिलेबस। सिलेबस को याद करो, रोज़ देखो, प्लीज़ रोज़ देखो, एवरी डे 5 मिनट के लिए उसको आंखों में से ज़रूर निकाला करो, ताकि आपको पता लगे कि यार ये डायमेंशन भी है जिससे हम लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना है, जिससे हमने आंसर राइटिंग करनी है, जिसे हमें क्लास में कंप्लीट करना है। अगर नहीं कराया तो हमने करना है, इतना जज्बा होना चाहिए आप लोगों के अंदर। सो डाइवर्सिटी डालना इज योर सेकेंड पॉइंट। डाइवर्सिटी तो ना मैं आप लोगों को बोलूँगी, ऐसा है कि मैं खुद एक टाइम पे, जब आप लोग एक टाइम अचीव कर लोगे ना, तो मैं खुद आपको रेफ़र करूँगी कि अब आपको इसके बियॉन्ड जाना चाहिए अगर आपका स्कोर कार्ड नहीं आ रहा। आई हैव रेफर्ड पीपल, बट वो लेवल नहीं आया आप लोगों का अभी तक कि मैं आप लोगों को बोल सकूं। अभी तक मैंने बहुत सारे ऐसे हैं मेंस वाले कि यार ये वाली तेरी चीज़ नहीं हो रही, अब तू ये वाला कंटेंट भी पढ़ ले, तुझे लग रहा है कि अगर तेरे में कमी है। मैंने बोला हुआ है, बट एटलीस्ट वो एक पार पे आए थे और उनको एक एक्सेल करना था, है ना, उनके कुछ ना कुछ बैरियर्स आ रहे थे, तब मैंने उनको गाइड किया। बट आप लोगों का ना इस मुद्दा बस एक कन्फाइंड एरिया पढ़ना है अभी तक, कि मेरे बेसिक अच्छे से हों, और जो अभी तक मैं डिलीवर कर रही हूँ, जो एलबीएम आप लोगों के, उसको अभी तक अच्छे से पढ़ो। फिर वो क्या पढ़ना है वो मैं दूंगी, अगले नोट्स भी मैं हैंड आउट दूंगी आप लोगों को कि मैम इसके बियॉन्ड क्या। ठीक है, जब आप लोग लिखोगे गाइज, आप लोगों को डाइवर्सिटी पता लगेगी। जब आपको डाइवर्सिटी पता लगेगी ना, यहाँ पे ना आप लोग क्या कर रहे थे, इस आंसर शीट के अंदर
अपने एक पॉइंट था आपके पास, यू एलैबोरेटेड इट वेरी कंफर्टेबली, बहुत लंबा आप लोगों ने जो आपको पता था आपने बताने की एग्जामिनर को कोशिश की। आपको एक पॉइंट आता था, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, पावर्टी से हम लोग है ना अनएम्प्लॉयमेंट तक गए और फिर से वो विस्कस साइकिल चला, वो आपको पता था। आप क्या करोगे, क्वेश्चन आएगा आपके सामने एंड यू विल स्टार्ट एलैबोरेटिंग इट टू मच, ये टू मच वाला है कंटेंट। बट ना आंसर राइटिंग के अंदर यू हैव टू बी बच्चे दैट इज योर प्रिसाइज एंड कंसाइज। बहुत थोड़े शब्दों में हमें बहुत कुछ कहना है। ये 2 वर्ड्स है यहाँ पे, लुक एट द वर्ड्स। अगर मैं वर्ड्स बोल रही हूँ तो ये पता नहीं, मुझे लगता है 300 हो गए होंगे और हमने लिखना कितना था, सिर्फ 150 वर्ड्स के लिखने थे, बट ये आंसर में कितने लिख दिए हमने, 300 वर्ड्स। और अगर हमने ये 300 वर्ड लिख दिए ना तो दैट मीन्स कि हमारा पेपर पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा एम है कि 20 क्वेश्चंस हम लोगों को पूरे अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप एक क्वेश्चन भी छोड़ देते हो मेंस के अंदर, दैट मीन्स यू आर आउट ऑफ द रेस। वो भी एटलीस्ट स्टार्ट और कुछ तो कुछ लिख के ज़रूर आना उसके अंदर, ये असूल है पेपर का। बिल्कुल ही अगर ऐसा क्वेश्चन है ना जो आपने कभी सुना ही नहीं, आपको पता ही नहीं लग रहा, उसको भी लिखना पड़ता थोड़ा बहुत कैप्चर करने के लिए, कि क्या पता तुक्का लग जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें आइडिया होने लग पड़ता है ना। सो यू हैव टू बी वेरी कंसाइज एंड प्रिसाइज। यहाँ पे आपने अपने वर्ड्स को आपने लिमिटेड किया, आपने क्या किया, इस यहाँ से यहाँ तक जब आप आए, आपने एक पॉइंट को एलैबोरेट करना शुरू नहीं किया। आपने सिर्फ ये बताया ऐसे हो सकता है, ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में ऐसे, हिस्ट्री के एस्पेक्ट में ऐसे, पॉलिटी के एस्पेक्ट में ऐसे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक है ना, आपका सोशियोलॉजी, ट्राइबल, ये है ना, फलाना ढमकाना, सब कुछ पॉइंट्स, एवरीथिंग एवरीथिंग। जब आपने ऐसे पॉइंट्स लिखने शुरू किए ना तो आप एक लाइन बार्स में आए, एंड दिस इज योर स्टेज 2। उसके बाद ना आप फिर से क्या करोगे, एक एनालिसिस करोगे कि यार मेरा ठीक है आंसर, अब मेरा एट पार आया है, नहीं, यू आर एट द सेकेंड स्टेज जहाँ पे आपने ना रेपिटेशन करनी बंद कर दी है। यहाँ पे आपने क्या किया, नो रेपिटेशंस, यहाँ पे रेपिटेशंस करनी बंद कर दी है। और ये वाली स्टेज कौन सी है, व्हेन यू हैव स्टेप इनटू द थर्ड लेवल, और वहां पे आपने ना डायग्राम डालना शुरू कर दिया है। वहां पे आपने फ्लो चार्ट डालना शुरू कर दिया है। अगर आप लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, play with the spatial representation, and if you have your good handwriting then also you have to play with the spatial representation। इसमें इसमें और इस वाले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आप भी देख सकते हो आपकी आंखों को क्या सूदिंग लग रहा है। This is the third stage when will you start putting up your flow charts and your diagrams। 1 मिनट दोगे मुझे? ठीक है, इसमें और स्टेज 4 में आप लोगों को पता है क्या है ये फ़र्क। इंट्रोडक्शन आप लोगों की बाय डिफ़ॉल्ट चलेगी और कंक्लूजन आप लोगों का बड़ा एक्सप्लिसिटली दिखाई देगा कि ये हम लोगों का क्या है, ये इंट्रोडक्शन है और यार ये कंक्लूजन है।
द फोर्थ स्टेज इज़ ये। और आप लोग जब भी जैसे NCERT प्रिपेयर करोगे, है ना, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आप लोगों ने करना स्टार्ट किया, जो पहले से कर रहे हैं क्लासेस अटेंड, आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन लिखना शुरू किया कहीं पे, और कंक्लूजन टॉपिक वाइज। अगर नहीं किया गाइस, प्लीज़ करना स्टार्ट करो। और मैं नए स्टूडेंट्स को बता दूं, आप कभी भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना, आपका गवर्नर से रिलेटेड है ना, IPL से रिलेटेड है, सपोज करो गेमिंग से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, प्लीज़ अपनी इंट्रोडक्शन पहले ही तैयार रखो कि आप क्या लिखना चाहते हो। हंगर के ऊपर आ गया, पावर्टी के ऊपर आ गया। कैन यू सी कि एथिक्स का कितना छोटा सा PDF था हम लोगों का। यही क्रक्स है बच्चे हम लोगों के, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछनी उन्होंने। आपके पास 20-20 सालों के, अगर आप 10 साल के भी करते हो, सिर्फ 200 क्वेश्चन है, मतलब कि आपके पास एट मैक्स ना, आपके पास लेस देन 100 को टॉपिक्स हैं। अगर आप 200 के लिए भी इंट्रोडक्शन बना दोगे एक सब्जेक्ट के अंदर, कहाँ पहुंचोगे आप लोग। और कहीं ना कहीं वो यूज हो जाएगी। क्या आपने अभी पढ़ा, जहाँ पे आपकी पावर्टी है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्या वेलबींग नहीं है, तो क्या आप एक ऐसी इंट्रोडक्शन नहीं तैयार करके रख सकते कि यार जो आए लिख दिया यार फटाफट से। क्योंकि वहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, जो अभी आप लोगों को मिलेगा ना टाइम आंसर राइटिंग करने का, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, कभी और नहीं मिलेगा, नेवर। तो अभी से ही ना टॉपिक वाइज जो है चीज़ों को, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन प्लीज़ तैयार रखो। प्रीलिम्स क्रैक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आई एग्री। पर प्रीलिम्स ना कई बार तुक्का लग जाता है भैया, मैं सच बता रही हूँ। मैं आई हैव सीन पीपल कि यार मैम इस बारी तो तैयारी नहीं थी, इस बारी कैसे प्रीलिम्स हो गया। यही लेके ना तुम मेरे पास आओगे। एक तो कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारा इस बारी तैयारी नहीं है तो मैंने अटेम्प्ट नहीं देना, क्योंकि भगवान का कभी पता नहीं है कि जो तुमने पढ़ा हो कि उसी साल आना हो। और बंदा जितना रिलैक्स आता ना कि यार इस बारी नहीं होगा, चलो इतना अगली बारी कर लेंगे, इस बारी चल दे आते हैं, जब इस एटीट्यूड से बड़ा एंजाइटी लेस में जाता ना, तब उसका पेपर ज़रूर क्लियर होता। और जब क्लियर होता ना, उसके बाद वो कहाँ फंसता है, मेंस के अंदर। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप लोगों के ना अंदर ये चीज़ें आंसर राइटिंग इम्बाइब हो। चाहे वो आपने कल दिन को अपना स्टेट लिखना है, चाहे आपने कल दिन को अपना UPSC लिखना है। विद टाइम गाइस, जब आप लोगों का ये स्टेज भी अचीव हो जाएगा जहाँ पे आपकी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन 20 क्वेश्चन है, कम से कम 10 की तो तैयार हो उस टाइम पे, 10 की सोचनी पड़े, 10 की तो तैयार हो जो कि आप करना चाहते हो। क्योंकि इंट्रोडक्शन में ऐसा तो है नहीं कुछ आप लोग ऐसा लिख दोगे कि वो 5 नंबर दे देगा, वो देने तो उसने एक ही नंबर है हम लोगों को। तो वो चीज़ दिमाग में रखना कि हम लोगों को इंट्रोडक्शंस हमेशा प्रिपेयर करनी है और कंक्लूजन हमेशा प्रिपेयर करना है व्हेन इट कम्स टू योर टॉपिक। की गल राजे, मैं ना इन ताही स्लो स्लो चल रही थी। मैं क्या, मैम कहते कि मैम आने वाले ने, मैं क्या कशिश मैं हुआ फास्ट, ठीक है। सो द फिफ्थ स्टेज ऑफ योर आंसर राइटिंग इज when you will inculcate more detailed mapping, not just your simple maps जिसमें इंडिया का बना दिया या फिर वो कर दिया, नहीं, थोड़ा सा और बारीकी में जाके, चाहे वो रीजनल मैप्स हों, चाहे वर्ल्ड के आपके बहुत पर्टिकुलर मैप्स हों। जैसे आपने कल सुएज कनाल बनाया था, है ना, तो आप गल्फ ऑफ अकाबा बनाया आपने, कहीं पे आपको ये आंसर आ जाता है तो लिख दो, बना दो, हार्डली मैटर्स, तुम्हें पता है तो शो ऑफ लिख सकते हो। कहते मेंस ना सबसे आसान है, प्रीलिम्स में तो जो पूछा जाएगा ना और वही बताना पड़ेगा, मेंस में तो जो तुम्हें आता है वो बता सकते हो, तुम अपनी कला बता सकते हो। प्रीलिम्स के टाइम पे ये बोलते हैं मैडम कि आंसर सामने है तो तुम लोगों को बस टिक करना है। यही एटीट्यूड लेके आना है, यही अपने आप को कन्विंस करना है कि वाकई में यही है। प्रीलिम्स में हो सकता है कि आंसर तुम्हारे सामने है, तुम क्यों गलत कर रहे हो, टेक द बेस्ट। मेंस में वो लिखना है
टॉपिक अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो तुम क्या लिख नहीं सकते? इतनी ज़्यादा एग्रेसिव अपनी आंसर राइटिंग करो कि जो तुम्हें आता है जस्ट फॉर्मेट आउट। बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर मैपिंग, जैसे कल हमने किया था है ना, अकाबा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कराऊंगी, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को भी पता होंगी, आप भी पढ़ रहे हो इधर उधर से और भी चीज़ें, उसको भी तैयार करो। और गाइस आप लोगों के विद टाइम आपके ना ब्लॉक डायग्राम्स भी बनने चाहिए। छोटे आंसर में कम हमारे ब्लॉक डायग्राम्स और बड़े में बड़े। लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू, जो कि अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है? उदयवीर स्पेसिफिकली आपका लेके फटाफट से और बाकियों की रिवीजन हो जाएगी। सो दिस इज अ phases when students start writing your answer to the 5th level, 1 2 3 and 4th and 5th level. This is what you will write on your first day. अगर मैं आप लोगों को अभी बोल दूँ ना, चलो ऐसा करो, टेक आउट योर शीट्स, प्लीज राइट डाउन योर एक्सपीरियंस फॉर yesterday, what you did all day for your yesterday in 50 words, what you all did in yesterday. चलो जी, 50 words के अंदर लिखना है and you have just 5 minutes with you. बहुत ज़्यादा दे रही हूँ एक्चुअली, में 2 मिनट होना चाहिए। टेक आउट योर ब्लैंक शीट्स जल्दी से, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। कल क्या किया, बस छोटे छोटे, हाँ अब ये चैलेंज है, जो मर्जी लिखो, आई विल टेल यू कि कैसे लिखना था, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, बट वॉमिट इट आउट। वही बात है कि सबसे पहले मैंने क्लास पता है कैसे शुरू की थी, बच्चे मुझे पूछते हैं आंसर कैसे लिखना, तुमने भी वही बात की, ये है पेन, इसको पकड़ो और लिखना शुरू करो। दैट इज द वे यू कैन राइट योर आंसर फॉर योर यूपीएससी ऑल्सो। कुछ नहीं, तुमने सिर्फ ये लिखना है कि तुमने कल क्या किया, बट इतना याद रखना 50 वर्ड्स में लिखना है सिर्फ, नॉट मोर देन दैट। बी वेरी स्मार्ट, स्मार्ट वर्क करना। मैं पहली हिंट दे रही हूँ, आई एम नॉट अ इजी टीचर, अगेन स्मार्ट काम करना यहाँ पे। 50 वर्ड्स,
ओके डन। ये कैसे लिख रहे हो? ये क्या टेक्निक, कोई टेक्निक है? 50 वर्ड गया जी मैं उसी ओह वाह, स्मार्ट, दैट्स इनोवेटिव, आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ जी, आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। इंगेश्वरी बताना क्या लिखा है। सबको सुनाते हैं हम क्या लिखा है। ये सबकी बेइज्जती यहाँ पे भी। करो अनम्यूट। हाँ जी रेनू मनीषा, आप भी अगर बोल सकते हो तो बताओ। यस मैम। बोलो। मैम woke at 5 a.m. बोलो। After that, did my breakfast. बस ठीक है, डन, दैट्स इट, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू सी। देखो, अब देखो आप लोगों ने, सुनो, यू अंडरस्टैंड कि मैंने 50 वर्ड्स बोले तो यू हैव अ लिमिट विद यू, ठीक है। अब तुम लोगों ने कभी इंग्लिश के 10th +1 +2 में ना हमारे पास टेलीग्राम होता था, उसका याद है तुम लोगों को? टेलीग्राम्स में क्या लिखा जाता था? यू डोंट हैव टू राइट ग्रामर्स व्हेन आई सेड 50 वर्ड्स। yesterday beautiful blessed day, went to coaching, had my lunch, I did studied this। ये कॉमा 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 में चले गए ये वाला, हम यहाँ पे इज़-एम-आर नहीं लगा सकते। तभी मैंने बोला था आई एम नॉट अ इजी वन, आपको हिंट भी दे रही हूँ कि 50 वर्ड्स बी वेरी स्मार्ट, नहीं लिखते हम लोग। ये वैसे आज की डेट में ट्रेंड नहीं रहा है इस 50 वर्ड्स के आपके क्वेश्चन का, बट मैं आपको सच बताऊं, टाइम भी यही चल रहा है हम लोगों का। जब आप आंसर राइटिंग करते हो ना, मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगी आप लोगों को एट द एंड ऑफ द लेक्चर, अपना सब कुछ बता के एक टॉपर की वीडियो भी दिखाऊंगी कि व्हाट शी डिड इन हर टाइम। कि आज की डेट में अगर 50 वर्ड्स है ना, तो बच्चे हम लोगों को तो 39 वर्ड्स या 35 वर्ड्स में ख़त्म करना पड़ेगा अपना पेपर कंप्लीट करने के लिए। अगर 150 का है देन वी हैव टू स्टॉप टू द 120 और 130 मैक्सिमम बोल रही हूँ। 250 वर्ड्स, 210, 220, दैट्स इट एंड यू आर ओवर। अब यहाँ पे आप लोगों ने 300 वर्ड लिख दिए इसमें, ये गलत है, इसीलिए जो आप स्टार्टिंग में लिखोगे ऐसे ही लिखोगे, बहुत ज़्यादा एलैबोरेटेड। सेकंड में आओगे तो आप चीज़ों को क्या करोगे, रिपीट करना बंद करोगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना बंद करोगे, और पॉइंट्स में आओगे कि यार ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऐसा ऐसा और ऐसा। और प्लस आपकी क्या थी, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी विल बी देयर, कि आप हर एक चीज़ को आप कंबाइन कर रहे हो, हिस्ट्री के एस्पेक्ट से भी, ज्योग्राफी के भी, क्योंकि इसका नाम ना बच्चे क्या है, दैट इज योर जर्नल स्टडीज है। जर्नलिस्ट चेक करेगा, नॉट योर स्पेशलिस्ट। आपके जो पेपर्स चेक होंगे, स्पेशलिस्ट जो करेगा वो आपका ऑप्शनल पेपर चेक करेगा। यहाँ जर्नलिस्ट आएगा तो उसको डाइवर्सिटी चाहिए भैया, हिस्ट्री चाहिए, ज्योग्राफी चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, पॉलिटी चाहिए, हर एक एस्पेक्ट चाहिए। So that will be your stage number 2. And third में you will start introducing your maps, इंडिया का, वर्ल्ड का, your flow chart। फिर विद टाइम और भी क्या करोगे आप लोग, अपनी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हर एक टॉपिक के लिए पहले ही तैयार रखोगे। अगर वहाँ पे बच्चे आप लोगों को देखो, अगर आपके 20 क्वेश्चन है ना, तो मैं तो बोलती हूँ आपके ना 18 के क्वेश्चन के पहले ही तैयार होने चाहिए। 18 के 20 आप वैसे कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इंट्रोडक्शंस में नंबर नहीं मिलने हम लोगों को, उसका 1 नंबर का इंट्रोडक्शन है, 1 नंबर ही मिलेगा। लिखना ज़रूरी है पर, और कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है। अगर वो सेम टॉपिक आ जाता है हम लोगों को तो आपकी किस्मत है, अगर नहीं आता पर उसके कोरिलेशन में आपका तैयार है, फटाफट से लिख दो। जो हम लोगों को ज़्यादा एफर्ट्स लगाने ना, दैट इज़ इन द बॉडी, कि हिस्ट्री से भी उसको बताओ, वुमेन है हम लोगों की, वुमेन्स की हिस्ट्री बताओ, ऋग्वेद में कैसे थे वो, ठीक है, लेटर वैदिक में कैसे हो गए हम लोगों के, इंडिपेंडेंस के टाइम में कैसे थे, मिडीवियल में रज़िया सुल्तान आई है ना,
मॉडर्न में हम लोगों के बहुत सारी, सरोजिनी नायडू जैसे आपके बहुत सारे गांधी जी के साथ थे, है ना, उनके बारे में। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो ये वाला तो सेगमेंट हो गया हम लोगों का। प्लस ज्योग्राफी से भी रिलेट करोगे जो वुमेन को, उसकी इकॉनमी भी डिस्कस करोगे, उसका सोशल सोसाइटी भी डिस्कस करोगे एक वुमेन की। सिर्फ हिस्ट्री नहीं डिस्कस करोगे फिर कि इसी में डूब जाओ। तो ऐसे डाइवर्सिटी डालने के ना यहाँ पे टाइम लगाना बॉडी पे, मेक श्योर दिस। और जब हमारा 5th आएगा गाइस, तो मोर डिटेल्ड मैप्स, जैसे हम लोगों ने कल बात की कि स्वेज कनाल के बारे में बात की, गल्फ ऑफ अकाबा के बारे में बात की थी, बाबल मंडल, हारमू स्ट्रेट, उनके भी स्पेसिफिकली चीज़ें जो है ड्रॉ करो, मोर डिटेल्ड मैप बनाओ, एंड मोर फ्लो चार्ट्स एज वेल। और ज़्यादा फ्लो चार्ट्स जो हैं अपनी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करो उसके अंदर। अब आई वॉन्ट टू टेल यू अ मूल मंत्र। अब जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना, प्लीज अपना कॉन्शियस माइंड अब एक्टिव रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब आप लोग ना अब आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे ना, तो अगेन यू विल गो इनटू द 3-4 फेजेस, और 4 फेजेस का नाम है अनकॉन्शियस, अनकॉम्पिटेंस, then is your conscious incompetence, then is your conscious competence, and the 4th stage will be your unconscious competence. कॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस का मतलब समझते हैं? आपने गलतियां की, इनकॉम्पिटेंसेस का मतलब गलतियां की, आप इन 2 स्टेजेस में गलतियां नहीं कर रहे, ठीक है, इतना समझ में आया? अनकॉन्शियस और कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस जब मैं आपको बोल रही हूँ एंड यू आर नॉट इन टू द क्लास, चल बैठे तो क्लास में हो, बट पता है क्या चल रहा है दिमाग के अंदर? दिमाग के अंदर चल रहा है कि आज लंच में क्या मिलेगा, दिमाग में चल रहा है कि यार वहाँ पे रास्ते में ट्रैफिक मिल गया था, आ जाते हुए ऐसा हो गया, घर पे ऐसा हो गया। अगर बैक ऑफ द माइंड आपके ये चल रहा है, दैट मीन्स यू आर अनकॉन्शियस। कॉन्शियसली तब होगा जैसे कि अभी आप हंसे, तो नाउ यू आर एक्टिव, यू आर प्रॉपरली अटेंटिव, क्योंकि यू आर लुकिंग एट मी, दैट इज योर कॉन्शियसनेस। अब जब देख रहे हो तुम सब मुझे, तो यू आर कॉन्शियस। when you are doing your mistakes when you are writing your answer for the very first time guys, आप अनकॉन्शियसली गलतियां करोगे। आपको नहीं पता ना फर्स्ट टाइम कैसे आपने आंसर लिखा था, हमने डिस्कस किया पूरा जो हमारी वायरिंग हुई है बचपन से, ऐसे लंबे आंसर लिखो, बहुत बड़े 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 आपको जो है नंबर मिलते हैं। अब वो क्यों है? वो भी अनकॉन्शियसली आप लोगों को, वो पता क्या है, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस है आप लोगों का, क्योंकि कॉलेज टाइम में यही सीखा हुआ है। उसके बाद ना यू विल एनालाइज योर मिस्टेक्स कि यार अच्छा डाइवर्सिटी तो डाली नहीं यार, डायग्राम्स नहीं डाले, फ्लो चार्ट्स नहीं डाले। द टाइम यू विल रियलाइज कि इट इज योर मिस्टेक्स, दैट इज योर, you are conscious now and you are doing what mistakes, you will identify, you will acknowledge it, agree? थर्ड स्टेप में क्या होगा गाइस आप लोगों की, आप कॉन्शियसली उसको ठीक करना स्टार्ट करोगे एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग प्रॉपर आंसर्स कि मैम ये लिखा है, मैम ये लिखा है, देखो मैंने डायग्राम भी डाला है, मैम देखो मैंने फ्लो चार्ट्स भी डाले हैं। करते हैं ना हम लोग, जितने भी आप लोगों ने आंसर्स मेरे पास लिखे हैं, देखो मैम मैंने डायग्राम भी डाला है, देखो मैंने ये। पर जब भी आप लोगों को आंसर लिखने के लिए दिए जाते हैं तो आप क्या हो जाते हो, फुस हो जाते हो, कई बार भूल जाते हो वो चीज़ें। अगर आप इस स्टेज पे आगे गए, जब आप अनकॉन्शियसली उस पैटर्न के ऊपर लिखोगे ना, व्हेन यू आर गिविंग योर डिटेल्ड मैप्स, मोर फ्लो चार्ट्स, देन यू आर अ सक्सेसर। नाउ योर आंसर राइटिंग इज योर हैबिट, and this is what you need to achieve.
फॉर दिस यू नीड टू राइट इट डेली गाइस. कहाँ से लिखना है? एनसीईआरटी से शुरू करो. एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो उसके पीछे के बैक के क्वेश्चंस उठा लो. 2 सब्जेक्ट्स हो गए पूरे, तो PYQs उठा लो अपने. एंड ग्रेजुअली यू कैन जम्प टू योर करंट अफेयर्स, बट स्टार्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटीज बैक के क्वेश्चन. आई कैन कॉन्फिडेंटली से दिस, क्योंकि एनसीईआरटीज में से जो उसके बैक के क्वेश्चंस हैं उसमें से पंजाब PCS में भी बहुत सारे ना, स्टेट्स में भी बहुत सारे लोग जो हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टेट सर्विसेज वाले, क्योंकि उनका लेवल थोड़ा कम है ना. UPSC वाले भी इनडायरेक्टली उसी में से आप लोगों को, अगर आप सिमिलर क्वेश्चन 80% लिख रहे हो पहले ही, तो डोंट यू थिंक कि आपकी लिखने की प्रोबेबिलिटी, आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी. दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू. You have to write the answers for your NCERT, start from that, then your PYQs. And PYQs में जब आप लिखोगे तो आपको खुद को पता लगना शुरू हो जाएगा. ठीक है. NCERTs में मैं बोल रही हूँ कि सारे मत पढ़ो, 10 एक क्वेश्चन होते हैं, उसमें से सबसे मुश्किल वाले उठा लो. If you have written that answer in your 12th है ना, और 10th, why not now? सो वो तो लिख ही सकते हो आप लोग. उतना तो कॉन्फिडेंस होगा आप लोगों को कि आप 10वीं क्लास के बच्चे के क्वेश्चन लिख सकते हो. ठीक है. सो मेक योर सेल्फ हैबिट गाइस, धीरे धीरे, कि जैसे मैंने आपका ड्रॉ किया था ना, तो मैंने ऐसे ऐसे ड्रॉ किया था. बताना तो मैं बहुत कुछ चाहती थी, पर मैंने अनकॉन्शियसली क्या किया था, मार्जिन्स छोड़ दिए थे, क्योंकि मार्जिन्स आर द पार्ट ऑफ योर आंसर राइटिंग. क्योंकि वो मेरे अंदर आ गया, इम्बाइब हो गया. whenever I write, I leave the spaces because that is into my habit now. That's my habit now. आपको भी इतनी एग्रेसिव आंसर राइटिंग करनी है दैट यू कम इन टू द फेस कि हाँ यार मुझे आदत पड़ गई है, मुझे हैबिट होगी उस चीज़ की. पढ़ाई करनी थोड़ी मुश्किल हो सकती है, एक बार ही कंफर्ट जोन से आओगे आपका कंफर्ट जोन ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा. व्हेन यू डू इट रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, दैट इज व्हाट योर कंसिस्टेंसी इज. बोर्डम है, थोड़े टाइम के बाद आदत पड़ जाएगी. ठीक है जी, समझ में आया ये बात? इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो. बड़ा अच्छा लगा था मेरे को ये चीज़. आप भी लिख सकते हो और लाइफ लॉन्ग चलेगा आपके लिए. हमेशा ना एनसीईआरटीज़ के आंसर लिख रहे हो, कॉन्फिडेंस ये रखना कि एक 10वीं क्लास का बच्चा लिख सकता हो तो मैं लिख सकता हूँ. बट यू ऑलवेज हैव टू राइट लाइक एन फ्यूचर एज एडमिनिस्ट्रेटर. ये दिमाग में हमेशा रखना कि वाई यू आर राइटिंग बिकॉज मैंने कल दिन को IAS बनना है. वहाँ पे भी मेरी बहुत सारी रिपोर्ट्स आएंगी. ठीक है. जो भी क्वेश्चन होगा, जब हमने बॉडी की बात की थी ना आप लोगों की, कि क्वेश्चन में आपको पूछ लिया, अब टेक आउट द नेक्स्ट पेज. ठीक है. राइट इन 50 वर्ड्स अबाउट योर फैमिली. नाउ यू नो कि आप लोगों को सिर्फ कीवर्ड्स लिखने. फैमिली के बारे में लिखो. दैट इज योर फैमिली. Please write it down. You have now only 2 minutes with you. मैं अब ज़्यादा नहीं दूंगी.
गंगेश्वरी क्या लिखा है बताओ. आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू. गुड. ठीक है, राइट. एक अब फिर से ग्रामर आ रही है. माई सेल्फ सिर्फ इतना, फिर उसके बाद कहाँ से हूँ, हाउ मैनी मेंबर्स. ये भी सही अप्रोच है. गुड. 6 मेंबर्स. फादर्स नेम बहुत लंबा हो गया पर देख. क्यों अब हम क्यों लिख रहे हैं ये इज़ माई. नहीं लिखना ना. अब हम लोगों ने ऐसे लिखना है. अब हम लोगों ने ऐसे लिखना है. 6 मेंबर्स इनटू द फैमिली. 6 मेंबर्स कौन हैं. अब मैं ना आप लोगों को एक बात बताती हूँ. अब देखो, अब आप लोग पहुँचे हो एक स्टेज पे जहाँ पे आपको इतना अंडरस्टैंड हो गया कि मैंने ग्रामर के वर्ड्स नहीं लिखने हैं. मैं ना इसको लिख के दिखाती हूँ, मुझे लगता है आप लोगों को देन माइट भी आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी होगी. अगर मुझे ये चीज़ लिखनी है, हाउ आई एम गोइंग टू राइट माई फैमिली, दैट इज़ व्हाट द टॉपिक इज. ठीक है. मदर फादर आई लव यू, ऐसे ही होता ना इसकी फुल फॉर्म. हम तो ऐसे ही बोलते थे बचपन में. जैसे आई विल राइट 9 फैमिली मेंबर्स. जॉइंट फैमिली. सुनाम. husband, whatever he do. My baby, his name, how old he is. Agricultural background या इनकम बैकग्राउंड कुछ भी लिखूं. ठीक है. और मेरे बारे में सब कुछ लिख रहे हैं हम लोग. और क्या लिखूं मैं. जज इज माई कास्ट, है ना. माई ओन फैमिली, माई मोहाली फैमिली. मदर फादर ब्रदर सिस्टर. माई एकेडमी, माई ऑक्यूपेशन. आप लोगों ने देखा वॉट यू डिड वॉज, मैंने क्या किया यहाँ पे. मैंने कितनी सारी वैरायटीज़ बताई इसी 50 शब्दों में कि यार मेरी जॉइंट फैमिली भी है. मैंने अपनी ये भी बताया मैं कहाँ से हूँ. मेरी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है हम लोगों का. मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मेरे पास एक बेबी है. कितने सारे पॉइंट्स बताए मैंने. एंड आप देखो कि आपने कितने पॉइंट्स बताए. ये फैमिली मेंबर्स की एक्सप्लेनेशन में पहुँच गए. व्हाट यू आर डूइंग. आप लोग क्या कर रहे हो. आप लोगों ने वही अपनी जो वायरिंग हुई है ना उसी को लिखना स्टार्ट कर दिया. माई 6 मेंबर्स की पूरी कहानी ऐसे नहीं लिख रहे. 50 वर्ड्स है. दैट वाज अ कम्प्लीटली राइट अप्रोच जो आपने फ्लो चार्ट बना के किया. वो भी मुझे अच्छा लगा. मैं यहाँ पे पंजाब का मैप भी बना देती अगर ये यूपीएससी का आंसर होता तो. और सुनाम भी बताती कहाँ है ना, क्योंकि रिक्वायर्ड है भाई. ये है, दिस इज़ मी. ठीक है. और कुछ नहीं. अब मेरा नेक्स्ट लेवल क्या होगा जो मैं इसको इसी को सेम आंसर को लिखूंगी. मी, है ना. हस्बैंड साइड इतने मेंबर्स, फैमिली साइड, माय मटर्नल पटर्नल साइड, है ना. वो सब चीज़ें, माय बेबी, माय फैमिली, मेरा ऑक्यूपेशन, मेरे हस्बैंड का ऑक्यूपेशन, मेरे वहाँ पे ऑक्यूपेशन फ्रॉम द बैक. तो मैं इसको फ्लो चार्ट पे बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम. दिस इज़ योर फेजेस गाइस. दीज आर योर फेजेस वेयर यू गो. पर आपने एक इम्प्रूवमेंट देखी. अगर आपने नहीं देखी देन यू आर डूइंग अगेन योर रॉन्ग थिंग्स. क्योंकि माइट बी यू आर राइटिंग इन द वेरी इनिशियल स्टेजेस, इसलिए आपसे नहीं लिखा गया बोथ ऑफ यू, है ना. और मे माइट बी गंगेश्वरी एज वेल.
बट आप लोगों को बच्चे ये चीज़ दिमाग में रखनी है, इम्बाइब करनी है किसी न किसी तरीके से। क्या तरीका है वो? बार बार प्रैक्टिस करोगे। थर्ड टाइम आई एम गोइंग टू गिव यू एन अनदर टॉपिक, नाउ यू विल रियलाइज कि हमने क्या लिखना है। अब लिखोगे इस एम आर, नहीं लिखना प्लीज, ठीक है। नाउ इट इज अ टाइम व्हेन यू कॉन्शियसली बिकम योर अबाउट योर इनकम्पेटेंसी, कि आपने क्या गलतियां की है, क्या गलतियां क्या कर रहे हो, और उसको रिकॉग्नाइज करके उसको रेक्टिफाई करो। जितनी जल्दी ये करोगे, जितनी फास्ट स्पीड पे ये करोगे, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। द मोर द फास्टर यू विल डू इट। ठीक है जी, अब समझ में आ गया? एम आई क्लियर? अब मेरा मुद्दा ना इसको लिखाने का ये भी था कि जब आप लिखोगे ना, तो बहुत सारे बच्चों ने ना, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जैसे आपको दूंगी, तो आप लोग क्या करोगे, टॉपिक से डाइवर्ट हो जाओगे। मैं अभी भी बता रही हूँ, अभी मैं थर्ड टाइम लिखने के लिए दूंगी आपको कोई चीज़, आप और डाइवर्ट भी होगे। और यूपीएससी भी यही गेम खेलता, वो बहुत ही एलैबोरेटेड आपको एक स्टेटमेंट देता है घुमा फिरा के, और यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या पूछ रहा है वो। अगर आप उसने आपसे छोले भटूरे मांगे, यू कैन नॉट सर्व हिम द राजमा चावल गाइस, नहीं, यू हैव टू सर्व हिम द व्हाट ही वांट्स। अभी मैं लिखने के लिए दूंगी, आप फिर वही मिस्टेक करोगे, यू विल बी आउट ऑफ ट्रैक। प्लीज बिकम कॉशियस अबाउट योर मिस्टेक्स, कि हम लोग क्या कर रहे हैं। राइट लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर, हर एक क्वेश्चन के लिए 5 to 8 टाइम्स होता है। दिस इज वेरी वेरी हाई लेवल। जब आप बिल्कुल आप मेंस के पास पहुंचोगे, अभी के लिए इसको 17-18 मिनट भी मैं बोलूँ तो भी सही है, बस 17-18 मिनट से ऊपर नहीं प्लीज, ठीक है। डिवाइड द क्वेश्चन इनटू द पार्ट एंड अंडरस्टैंड एंड अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है। नाउ माय नेक्स्ट एक्टिविटी टू यू गाइज इज, you have this AC, ठीक है, utilize it into the different aspects. You have again 2 minutes, ये AC आपके पास, और इसको आपको मार्केट करना है, इसको आपको बेचना है। आपको इस AC को कहाँ कहाँ बेच सकते हो और इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है किसी को देने के लिए, ठीक है। सो प्लीज शुरू करें। सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखेंगे, अब कोई इज एम आर कुछ नहीं, आई विल गो टू दिस वगैरह वगैरह, सिर्फ आपने लिखना है। लाइक यू विल यूज इन टू द क्लासरूम राइट नाउ, मुझे बेचोगे सबसे पहले आके, और किसको बेचोगे? आपको इसके यूजेस देखने हैं। व्हेन यू आर सेलिंग दैट प्रोडक्ट, यू हैव टू सी द यूजेस। द हिंट इज दिस, ये लिखा है देखा, मैंने बोला था
मुझे पता था तुम लोग यही करोगे। यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप कहाँ इसको बेच सकते हो, तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको क्लासरूम में। गुरुद्वारे में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, कहीं पे तो बेचो जाके। और आप लोग प्लेन्स में यूँ बेच सकते हो, प्लेन भी एसी के होते हैं, वहाँ पे क्या नहीं होते? कार्स में नहीं होते, रेल्स में नहीं होते। मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे बोलोगे मैम कि बोतल के आसपास भी आपके जो है एसी लगा देंगे, गर्मियाँ हो रही हैं, आपके पेट्स के लिए एसी एसी रूम्स हैं। आपको वो एसी बेचना के मतलब ना, मैं ये चाहती थी कि आप डाइवर्सिटी डालो। ऐसे ही आपके सामने एक एग्जांपल होगा, जब आप लोग गए आओगे ना आपके पास, तो व्हाट यू विल हैव इज कि आपको एक टॉपिक दिया होगा कि ब्रिक्स। ब्रिक्स में भी हम लोग ये सोचते हैं कि यार क्या लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्राज़ील, रशिया, है ना, इंडिया, क्या है, और चाइना, रशिया, है ना, ये सब हमारे जो भी आपके कंट्रीज़ हैं, यही सारी हम यही सोचेंगे। और क्या सोचेंगे हम लोग ब्रिक्स के बारे में? पर आपको बहुत ही इनोवेटिव होना पड़ेगा अपनी सोच के लिए। लेट्स गो विद वन वीडियो नाउ। आपको ये पता लग गया कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाई, कंक्लूजन समझाया है, मैप्स डालने हैं आप लोगों ने, पॉइंट्स में लिखने आंसर, पैराग्राफ्स में नहीं लिखने, बड़े बड़े पॉइंट में लिखना है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। ये समझ में आ गए? ये बेसिक्स हैं हम लोगों के। Again guys, I'm showing you one toppers video, but you don't have to ape that technology or that theory, but I'm just giving you an inspiration ki how people actually innovate the things in their own way. मुझे एक बार ना देखना पड़ेगा वीडियो का नाम क्या, एक सेकेंड।
यूपीएससी आई हैव सिक्योर्ड ऑल द ओहो तो आज discuss on the answer writing, which forms a very important part for the mains specifically. क्या कहते हैं गंगेश्वरी, बस अभी स्टार्ट ही हुई है वीडियो, ठीक है। So I think वीडियो में उतना डर नहीं करती है and your overall you will be able to clear this बंद exam करना in यार। just one go. Apart from that, सबसे पहले कि आंसर राइटिंग बिगिन कैसे करती है, सबका ये क्वेश्चन होता है। मैं पर्सनली जैसे मैंने किया था, मैं वो आपको बताऊंगी कि जब मेरा प्री हो गया था, प्री का मैंने एग्जाम दे दिया था, उसके बाद आई केम टू कि अब आंसर राइटिंग भी करनी है, कैसे करें। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम टॉपर्स आंसर कॉपी देखती थी, मैं उनको एनालाइज, मैंने उनको सिर्फ देखा, उनके क्वेश्चंस में अपने नोट डाउन करती थी, उनके आंसर्स लिखती थी, फिर मैं मेरे आंसर से टॉपर के आंसर मैच करती थी एंड आई यूज्ड टू सी कि इसमें क्या डिफरेंस है, कंटेंट Right? गैप You है, have to do नॉलेज this. गैप है, रिप्रेजेंटेशन गैप है। तो आई वाज एबल टू रियलाइज कि कंटेंट तो ऑलमोस्ट एक जैसा ही Everyone है। do that. तो ये मैंने लगातार 20-25 दिन किया, हर अल्टरनेट डे करती थी मैं। जैसे कि आज मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं, वो मैंने लिख लिए 1 घंटे में, और फिर मैंने कल वो चेक करे, और चेक करने के साथ साथ ही मैंने वो टॉपर्स की आंसर कॉपी से मैच करे। इससे क्या होता है कि ज़्यादा बर्डन नहीं आता है हमारे ऊपर एंड वी ऑल्सो स्टार्ट लाइकिंग आंसर राइटिंग डे बाई डे। उसके बाद जब मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, तब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, और आई थिंक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि इसमें हम टेस्ट एंड ट्रायल मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। मुझे पता है कि मैंने जो अपना मेथड था, विच इज़ बेसिकली कि मैं पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं लिखती थी, पॉइंट्स फॉर्मेट जो है मैंने 20 क्वेश्चंस में से सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चंस में यूज़ किया था। उसके अलावा आई यूज्ड अ फ्लो चार्ट फॉर्मेट, जिसमें मैं सिर्फ मोस्टली फ्लो चार्ट यूज़ करती थी, अलॉन्ग विद दैट थोड़े बहुत पॉइंट्स भी ऐड करती थी, और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सब में रहता था। ये मैंने टेस्ट सीरीज से ही सीखा है। I think test series is the best way to go ahead with your test and trial things in answer writing. इसके अलावा third thing that you guys must do is to see अनुदीप द्रिशेट्टी सर्स ब्लॉग। बुक मत रीड कीजिए, उनकी बुक है पूरी, आई थिंक इट्स अ गुड बुक, आई एम श्योर, बट मैंने उनका ब्लॉग रीड किया था, जहाँ उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ब्रेक करके कैसे क्वेश्चंस को ब्रेक करना है और कैसे आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है, वो चीज़ बता रखी है उन्होंने। और आई थिंक मैंने वो चीज़ 4-5 बार उनकी रीड करी थी, रीड करने के ठीक है, ये चीज़ें अब मैं आपको सिखा रही हूँ वैसे, और मैंने बताया कि एक टाइम आएगा आपको तो मैं खुद बताऊँगी बच्चे कि ये वाला कंटेंट और है, इसको पढ़ लो, पर अभी के लिए आप लोगों ने इस चीज़ पे फोकस नहीं रखना। इनकी थोड़ी सी और आगे ना वीडियो के अंदर कला है, जो कि मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, जो कि इन्होंने बताया कि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की और मैंने उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। बात, मैं जब भी अगर मैं पढ़ने भी बैठी हूँ डेली, तो मैं मेंस के लिए स्पेसिफिकली मैं रोज अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लिस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके बैठती थी साथ में, और उनको सिर्फ लिखती नहीं थी, माइंड में ही करती थी कि सर के ब्लॉग में ऐसा था कि इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे ब्रेक करना है, एम आई एबल टू डू दिस, और मैं अपने माइंड में ही एक क्वेश्चन का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट कर लेती थी। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू अनुदीप द्रिशेट्टी सर ब्लॉग, एक बार उसको जाइए, रीड कीजिए, स्पेसिफिकली फॉर आंसर राइटिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यूनिक थिंग्स ट्राई करिए, जैसे कि मैंने बहुत यूनिक थिंग्स ट्राई करी थी, मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। आई थिंक ये मैंने प्रीवियस, जैसे मैंने टॉपर्स की बहुत सारी कॉपीज देखी थी जब मैं करती थी, तो मुझे नहीं दिखा उनकी कॉपीज में, बट ये जो स्टाइल है ये ओवर द टाइम मेरे पास आई, मेरे को खुद को आई, पता नहीं कैसे। मैंने 4 से 5 टेस्ट सीरीज लिख ली थी, आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट माई क्वेश्चन पेपर ही कम्प्लीट नहीं होता था 20 क्वेश्चन। तो 4-5 टेस्ट जब मैंने दिए तो मेरे सिर्फ 17 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो पाते थे, रह जाते थे। तो जब मुझे फाइनली ये हुआ कि यूपीएससी में अब सिलेक्शन अपना होना नहीं है, इतने कम क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, इवन आई वॉज फेसिंग सम कंटेंट इशू इन माई आंसर्स, और मार्क्स भी बहुत कम आ रहे थे, तो आई वॉज जब मैं टेस्ट देने गई तो आई थॉट कि क्यों ना मैं ये चीज़ लिख देती हूँ। तो जब मैंने ये चीज़ ट्राई किया तो आई वॉज एबल टू कम्प्लीट माई पेपर ऑन टाइम, और जब मार्क्स आए तो आई वॉज हाईली शॉक्ड कि इतने अच्छे मार्क्स, जहाँ पे मेरे 70 से 80 मार्क्स आ रहे थे, देयर वाज अ ह्यूज जंप कि डायरेक्टली 120 मार्क्स आए मेरे, जो मैंने टेस्ट दिया। उसके बाद मैंने दोबारा ये चीज़ अगले टेस्ट में रेप्लिकेट करी, फिर अगले में आई गॉट 117, इन द नेक्स्ट आई गॉट 125। तो मुझे लगा कि दिस इज द थिंग विच आई एम गोइंग टू डू इन द मेन यूपीएससी।
इतनी कम प्रिपरेशन में, इतने कम नॉलेज बेस पे अगर इफ आई एम एबल टू स्कोर इतना मार्क्स, तो आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ तो है इस रिप्रेजेंटेशन में। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, उसको ब्रेक कीजिए। ब्रेक करने के बाद सबसे पहले इंट्रो लिखना है, 3-4 लाइन का होना चाहिए इंट्रो। अलॉन्ग विद दैट अब क्वेश्चन में जो पूछा है कि उसके किसी भी चीज़ के क्या बेनिफिट्स है, क्या इश्यूज है, तो मैंने इस तरीके से बेनिफिट्स लिखे हैं। यहाँ पे एक लाइन मैंने लिख दी है कि यहाँ पे मैं बेनिफिट्स लिखने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने बेनिफिट्स इस तरह से लिखे हैं। एंड ऑन द नेक्स्ट पेज जहाँ पे मुझे इश्यूज शो करने हैं, मैंने इश्यूज को भी इसी तरह से शो किया है। उसके बाद मैंने कंक्लूजन ऐड कर दिया। सिंपल, इस क्वेश्चन को लिखने में बहुत कम टाइम लगता है। ऊपर से आई थिंक ये सिर्फ 150 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 शीटें मिलती हैं। एंड लुक एट द प्रेजेंटेशन, उसने ऐसे ब्लॉक डायग्राम बनाया और सब कुछ किया, बट देखो मैं ये बोल रही हूँ कि प्लीज़ इसको रेप्लिकेट मत करना। आपको पॉइंटों में आंसर लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। कुछ कैटेगरीज में भी गाइस डिपेंड करता है। अभी तक जो मोस्टली टॉपर्स बोलते हैं दे आर द मिक्स ऑफ द बैग, कहते हैं ये भी लिखो बट पॉइंट्स में भी लिखना ज़रूरी है चीज़ें। आप सिंपली ऐसे करके नहीं एस्केप आउट हो सकते। बट मैं आपको सच में बता रही हूँ, एक और मेरे पास एक पर्सन थे जो कि आके फिजिकल डिसेबिलिटी कोटा के आके हरजिंदर, जो कि आज की डेट में लुधियाना में IAS लगे हुए, वो भी गाइस आपकी बिल्कुल सेम ही करके आए थे। अब ये कैटेगरी डिपेंड करता है हम लोगों का थोड़ा बहुत, बट ना व्हाट शी लर्न फ्रॉम इट। आप लोगों ने देखा, उसने बोला कि मैंने टेस्ट सीरीज करती। यू हैव टू राइट टेस्ट सीरीज एवरी डे। जो आपके हमारे क्लास में चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, कहीं और टेस्ट सीरीज अटेंड करनी होगी ना, यू कैन डू इट जब आप लोगों का प्री एक बारी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद, नॉट वेरी अर्ली। बट अभी के लिए जो आपकी क्लास में चीज़ें चल रही ना, वही करो आप लोग। और अपने आप को ना एनालाइज करो कि यार क्या मैं इससे पेपर क्रैक कर जाऊंगा जो मैं लिख रहा हूँ। डोंट थिंक कि मैंने जज करना है आप लोगों को इस चीज़ से। डोंट थिंक आपको कोई भी जज करेगा। आप अपने आप को सोचो कि जो आपने ये 2 आंसर्स अभी लिखे हैं, क्या मैं यार IAS ऑफिसर बन सकता हूँ इन चीज़ों को लिख के? कि IAS ऑफिसर भी ऐसे लिखेगा, उसको बोला जाएगा कि माई फैमिली के बारे में लिखो या अपने कल के रूटीन के बारे में लिखो आप, तो क्या वो भी ऐसे लिखेगा? आपको इस एंगल पे सोचना पड़ेगा। क्या यार मैं पेपर क्रैक कर लूँगा ये लिखने से? किसी को नहीं दिखाना आप लोगों ने। और इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, इनका नंबर अच्छा है एंड शी गो फॉर इट एंड शी इज एन IAS। बट अगेन डू नॉट रेप्लिकेट। बट अगर तुम्हें लगता होगा उस टाइम पे जब तुम लोग 20 क्वेश्चन है ना 2 घंटे में लिखने वाले हो गए, 3 घंटे में जो 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो अगर तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं हो पा रहा तो 2-3 क्वेश्चन में ट्रैक कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन जो आती है पेज पे, शीट पे, इट लुक्स वेरी यूनिक एंड डिफरेंट। तो आई थिंक ये मेरी आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी थी। इसके अलावा मैंने बहुत से, जैसे कि दूसरा ये है, ये क्वेश्चन है एथिक्स का, इसमें मैंने गुड गवर्नेंस के बारे में इस तरह से फॉर्मुलेशन लिखा है। उसके बाद उसका यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने उसी तरह, यहाँ पे भी फ्लो चार्ट है, यहाँ पे भी फ्लो चार्ट है, और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। आई थिंक इस वाले लेवल में आई सिक्योर 125 के अराउंड। ऐसे लिखा है मैंने ये वाला आंसर। अलॉन्ग विद दिस व्हाट यू कैन डू इज कि अगर किसी भी चीज़ के बारे में यू हैव टू ऐड समथिंग, तो आप ऐसे भी, जैसे दिस इज आई होप आई हैव कन्वेड व्हाट आई वांट टू। ठीक है, आपको विद टाइम इवॉल्व भी करना पड़ेगा। यू हैव टू गो बियॉन्ड अस गाइस। इफ यू वांट टू बी समवेयर यू हैव टू गो बियॉन्ड अस एंड फ्रॉम योर सेल्फ एज वेल। आपको अपने के लिए ना बहुत कुछ आगे का सोचना पड़ेगा। और वो आता है बच्चे, पहले तो ना सबसे पहले तो यही बेसिक हैबिट्स डालो। बेसिक हैबिट्स क्या, अभी इन्होंने जब से बात की, क्या ब्रेक योर क्वेश्चन इनटू द पार्ट्स एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली आस्किंग। ब्रेनस्टॉर्म इट कि क्या लिखना है उसके अंदर। ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, उसको 3 डिग्री अपनी जो है एंगल लेके आओ कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी जैसे सब कुछ इन्वॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद यस कीवर्ड्स को अंडरलाइनिंग करो। यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, बट कभी भी आप लोग किसी भी आंसर राइटिंग का किसी का टॉपर्स का आंसर देखोगे ना, उसमें 20 से 30% उसका आंसर जो है ना वो अंडरलाइन होता है।
ताकि यार एग्जामिनर को यार ज़्यादा मेहनत ना कोई नहीं करना चाहता, ना आप लोग ना एग्जामिनर करना चाहता। वो चाहता कि यार मैं ऐसे पढूं और मुझे दिख जाए कि यार हाँ यार ये मस्त लिखा हुआ है, ये सी के कंसेप्ट लिखे हुए हैं इसने, मज़ा आ जाए देख के। वो चीज़ करनी है कि यार 4 आंसर राइटिंग की बात चल रही है तो 4C+1 ही इम्प्लीमेंट कर दिया वही बहुत है। कंटेक्स्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है उसके बारे में, कंटेंट डालो, कमेटी है, कंक्लूजन है, दैट इज एजेंडा। यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू होती है, यहाँ से कंक्लूजन खत्म होता है, ये आपका वे फॉरवर्ड आ जाता है जहाँ पे आप सोल्यूशंस दे रहे हो। कमेटी का मतलब ये होता है कंसेप्ट जो क्वेश्चन पूछा हुआ है हम लोगों को, और कंटेंट दैट इज डाइवर्सिटी। अगर आपने ये डाल दिया, ये समझ गए तो पार हैं हम लोग। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। मोर सी इज देयर्स, क्लैरिटी, क्रिएटिव, कंसाइज एंड यू शुड बी करेक्ट ऑल्सो। जो पढ़ रहे हो, जो लिख रहे हो वो सही भी होना चाहिए, कुछ भी नहीं लिखना, और जो पूछा जाए वही लिखना है। उन्होंने वही चीज़ें लिखी थी गाइस जो कि उनको पूछी गई हैं। उन्होंने इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया, उन्होंने बेनिफिट के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि क्वेश्चन में वो पूछा हुआ था। आप लोग क्या करोगे, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप ऐसे ही लिखोगे कि अगर मैं टेम्परेट साइक्लोन्स के अगर ना प्री रिक्विजिट्स के बारे में बात कर रही हूँ, आप क्या करोगे, साइक्लोन्स के बारे में बताना शुरू कर दोगे। ये हमारी हैबिट होती है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है, पहले बेटा साइक्लोन्स के बारे में बताओ, फिर उसके बाद प्री रिक्विजिट्स आएंगे उसके। सीधे प्री रिक्विजिट्स पे आ जाओ, उसकी इंट्रोडक्शन लिख दो कि आज की डेट में इतने इतने जो हैं हमारे जो हैं बढ़ गए हैं, है ना, ये वाली हमारी एजेंसी जो है नाम रखती है, एंड उनके भी नाम लिस्ट जो है ख़त्म हो रही है, सो ऑन, कुछ भी लिखना है। इंट्रोडक्शन ख़त्म, सीधे प्री रिक्विजिट्स। What are the solutions? What are the committee that is forming? And the last one, that is your concluded out. How you can control the cyclones. So guys, इन चीज़ों का आप लोगों ने दिमाग में रखना है। 150 वर्ड्स में अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो 15 से 20 वर्ड्स, 25 से 20 वर्ड्स हम लोगों के 20 से 25 वर्ड्स हम लोगों के कंक्लूजन के, 250 के थोड़े से ज़्यादा इन योर कंक्लूजन, बाकी सारी की सारी बॉडी जो कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ किस वे में करोगे बच्चे, आप सिर्फ पॉइंटर शेप में लिखोगे, सिर्फ पॉइंटर शेप में। What you have to do is you have to write quotations if relevant आपके पास हैं उस आंसर के अंदर, बट relevant होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स लिखने हैं आप लोगों को। अगर मैं बोल रही हूँ कि मिडीवल हिस्ट्री में है ना आपके वुमेन की बहुत अच्छा स्टेटस था, या फिर हमारे अब भी बहुत अच्छा है, तो बताओ कि अभी नारी शक्ति बिल आया था तो हमें जो है 33% रिजर्वेशन मिली है। तो यू हैव टू गिव एग्जाम्पल्स इन योर आंसर्स, you have to give your diagrams, your maps, your block diagrams, your flow charts, your current affairs, your conventions if possible. You have to write these things. And what you have to exclude, you don't have to write big paragraphs, please, big no. 2 लाइनें लिखी, खत्म। 2 लाइनें, आपने देखा उनका आंसर कितना सटीक था। मैं अभी भी आपको टॉपर्स के आंसर शीट्स निकाल के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। जर्नलाइजेशन लिखनी है, कोई स्पेसिफिक आप लोगों ने PhD वाले लेवल पे नहीं पहुंचना। जर्नलाइजेशन का मतलब होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हर एक एस्पेक्ट से, एथिक्स के एस्पेक्ट से भी उसको जो है इन्वॉल्व करो, सोसाइटी के एस्पेक्ट से। कॉपी पेस्ट नहीं करना कहीं पे से भी। अच्छा हाँ, मैं बताती हूँ, जब आप लोगों को आंसर दिए जाते हैं ना 365 प्रोग्राम पे भी, तो बच्चे सोचते हैं कि जो मॉडल आंसर्स होते हैं ना, हम लोग वही कॉपी पेस्ट करके हम लोग रैंकर बन जाए। मॉडल आंसर्स बच्चे दिए जाते हैं, मॉडल आंसर्स होते हैं, सिर्फ मॉडल आंसर्स की तरह उनको ट्रीट करो, उसमें से सिर्फ फेच आउट करो कि ये चीज़ें मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये कंटेंट है जो मैं निकाल सकता हूँ। आंसर तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, यहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं चल सकती। आपने कभी भी किसी भी मॉडल आंसर को कॉपी पेस्ट नहीं करना, पॉलिटिक्स में नहीं जाना, और रिवीजन करनी है जितनी से ज़्यादा बारी हो सकती है। इवन अपने आंसर्स की भी रिवीजन करनी है। whatever you are writing, एक जगह रखो सारे के सारे आंसर्स अपने, और देखो उसको आपने पहले क्या लिखा था और अब आप कैसे लिख रहे हो। ये जो आज आपने लिखा है ना, इसको हमेशा अपने पास रखना, और जब महीने के बाद लिखोगे then you will feel the difference। अरे यार कैसे लिखता था मैं, अब बहुत अच्छा लिख रही हूँ।
ये रखना अपने पास संभाल के, ठीक है। जितना दिख रहा है अभी, कैन यू सी कि किसी ने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कोई चीज़ें दी हो?